आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जो चुनाव होने विधानसभा के, उसका आज ऐलान कर दिया गया है। और 7 मरहलों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे। ये 10 मार्च को बाकायदा इसके नतीजे का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और ये इस वक्त हो रहा है कि जब कोरोना है और कोरोना को लेकर के तमाम अफरा तफरी भी है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने फैसला लिया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि इन्हीं हालात में तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके हम चुनाव कराएंगे। तो आइए हम अपने मेहमानों से तारुफ करा दें और उसके बाद बाकायदा उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शकील हसन शमसी साहब, जो कि मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट हैं, शायर भी हैं और हालात हाजरा पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल साहब, उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ एडवोकेट ए रहमान साहब और एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब, जो कि इलाहाबाद से जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे शकील हसन शमसी साहब से कि वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। क्या क्या लग रहा है आपको कि जिन हालात में ये चुनाव का ऐलान किया गया है, चुनाव कितना अहम था, या जो हालात हैं वो किस कदर हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? जो इन लोगों ने किया है ऐलान इलेक्शन कमीशन ने आज, वो जाहिर बात है कि मुल्क के हालात को देखकर ही किया उन्हीं ने। और इस बार खास पहली मरतबा हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा भी हुआ है कि जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। और वो लोग जो हैं, पहली मरतबा ऐसा होगा कि अहले सियासत सिर्फ डिजिटली या टेलीविजन के जरिए से अपनी बात कह सकेंगे। तो ये एक काफी फर्क होगा इस बार के इलेक्शन में। और ये जो हंगामाबाजी होती थी, जो हंगामा आराई होती थी, और जो जलसों में लाने के लिए पैसे खर्च किए जाते थे और लोगों को खरीदा, गांव गांव से बसें भर के लाई जाती थी, वो सिलसिला बंद हो जाएगा इस बार। और इसके इलेक्शन में पूरी तरीके से एक डिजिटल मीडिया का राज होगा और एक तारीखी इलेक्शन होगा। हालांकि इसमें कुछ परेशानियां हैं। इसमें फायदा बड़ी पार्टियों को ज्यादा होगा, जिनके पास बड़ा नेटवर्क है, खास करके बीजेपी का आईटी सेल है और बाकायदा उन्हीं ने अपने बूथ लेवल तक के ऊपर अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। तो वो अपने पैसे का और अपने जो पहुंच है उसका इस्तेमाल लेकिन शकील साहब, लेकिन चुनाव आयोग खुद हमेशा ये कहता रहा है कि ये जो चुनाव होता है दरअसल एक तरीके से ये उत्सव है। तो उत्सव में अगर बिल्कुल से एक सन्नाटा रहेगा, क्योंकि गली गली जिस तरीके से प्रचार आप खुद देखते रहे होंगे कैसे होता था, एक बड़ा जश्न का माहौल होता था, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो तमाम चीजें इन हालात में रुक जाएंगी और वो बात पैदा नहीं हो पाएगी? नहीं, जब शादी ब्याह में लोग नहीं शरीक हो सकते, मरने जीने में शामिल नहीं है, अमवात में 20 आदमी से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत सख्तियां लगाई जा रही हैं। तो इस वक्त हालात के पेश नजर तो सब बदलना ही पड़ेगा और बेहतर भी है, क्योंकि अगर नॉर्मल कर दें इलेक्शन को तो पता नहीं कहाँ जाएगी सूरत हाल और कितनी बड़ी रैलीज होंगी। क्योंकि खुद पार्टी तो इसमें एहतियात बरतने से रही कि उनकी तरफ से या उम्मीदवारों की तरफ से एहतियात बरती जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन छोटी पार्टियों को थोड़ी दिक्कत होगी। छोटी पार्टियों को अपनी बात कहने के लिए उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जितना बड़ी पार्टियों को मिलेगा। तो इस तरीके से बड़ी पार्टियां इस्तेसाल करेंगी एक तरीके से छोटी पार्टियों। देखिए, आप बड़ी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इस्तेसाल करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? शकील साहब कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियां इस्तेसाल करेंगी, क्या कहेंगे आप? मैं टेक्निकली उनकी बात को ठीक समझता हूँ। बड़ी पार्टियां इस्तेसाल करें या ना करें, इसको लफ्ज़ इस्तेसाल नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो सिचुएशन सामने आई है उसको देखते हुए अगर ज़्यादातर पार्टियां सोशल मीडिया के ज़रिए से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से आवाम तक पहुँचेंगी, तो उसमें जाहिर है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनका नेटवर्किंग ज़्यादा है, तो जाहिर है वो इसमें ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी। उसके मुकाबले में यकीनन छोटी पार्टियां जो हैं वो उनकी रीच जो होगी वो कम होगी। इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी इस बात से। दूसरी अहम बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको देखने का एक अलग नज़रिया भी है।
जैसा कि अभी शकील शमसी साहब ने इशारा किया कि पार्टियों के अंदर जब जलसे जुलूस होते हैं तो जाहिर है कि बहुत बड़ा पैसा जो है उसके अंदर खर्च किया जाता जी है। जी कोई सी भी पार्टी हो अपनी ताकत के मुताबिक पूरी तरह से कोशिश करती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने की, और वो उसमें हद से ज़्यादा भी आगे बढ़ जाते हैं लोग। जैसा कि आपने भी देखा पिछले दिनों मोदी जी की जो डेवलपमेंट के जो ऐलानात थे उसके नाम पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप का पूरा फायदा उठाते हुए सरकारी तौर पर जिस तरह से डिपार्टमेंट्स को यूज किया और लाने के लिए बाकायदा जिस तरह की स्टोरीज और स्कैंडल सामने आए, उससे साफ जाहिर होता है, मैं तो समझता हूँ कि ये मुसीबत में एक राहत भी है कि कम से कम वो जो एक मुसीबत जबरदस्ती की सर पर लादी जाती है। लेकिन अफजल साहब, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे के साथ जिस तरीके से एक नई शक्ल सूरत में प्रियंका गांधी मैदान में आई थी और लड़कियों को और बिल्कुल एक नया माहौल तैयार कर रही थी, उस पे तो ब्रेक लग गया। नहीं, ब्रेक नहीं लगेगा इसका, चूंकि ऑलरेडी हम उसके सिलसिले में काफी काम कर चुके हैं। जी जी। और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत प्रेजेंस है और मीडिया ने भी उसको, चूंकि ये औरतों का मामला था, मजबूर हो गई वो जो गोदी मीडिया है जो हमको कम से कम कवरेज देता है, उसको भी मजबूरन, ये चूंकि औरतों का मामला था, लड़कियों का मामला था और उत्तर प्रदेश जो है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, तो उसको सामने रखते हुए उनको मजबूरन इसको कवरेज देना पड़ा। और उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि सब जगह इसका असर है। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में गया हूँ और मैंने इसका वाजे जो है वो असर महसूस किया है। जी, रहमान साहब से बात करूंगा। रहमान साहब, आप किस तरीके से देखते हैं पूरे माहौल को जो अनाउंस हुआ है और जो कोविड है, इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक तो है, लोगों की बात करूंगा सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन अनाउंस करके 5 स्टेट्स में तारीखें वगैरह दे के कोई एहसान तो नहीं किया है, अपनी आईनी ड्यूटी पूरी की, अपना आईनी फर्ज अदा किया है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में इस बात के प्रोविजंस हैं कि कितना अरसा गुजर जाने के बाद, किस स्टेट में कितना अरसा हुकूमत हो जाने के बाद इलेक्शन करना जरूरी है और कितना कंसेशन दिया जा सकता है, कितनी रियायत दी जा सकती है, क्या मार्जिन दिया जा सकता है और उसके बाद नहीं दिया जा सकता। तो वो इलेक्शन तो अनाउंस होने ही थे। अच्छा, अब इलेक्शन की बात सुनिए। देखिए, किसी भी जमहूरियत की सबसे बड़ी सुर्खी ही इलेक्शन है, क्योंकि अवाम ही ताकत का और इख्तिदार का मंबा है और पूरी जमहूरी हुकूमत और पूरा जमहूरी सेटअप जो है उसकी बुनियाद ही इलेक्शन है, रायशुमारी है। तो और आपने देखा होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जब इलेक्शन रिपोर्ट करते हैं तो उन्होंने एक परमानेंट सिग्नेचर बना रखा है और एक लोगो कह लीजिए, स्लोगन कह लीजिए, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत खूबसूरत स्लोगन है ये कि ये जमहूरियत की सबसे बड़ी जो सुर्खी है वो है ही इलेक्शन। जी, अब रह गई बात इस माहौल की, और लेकिन मोदी हुकूमत में हर इलेक्शन एक स्कैंडल होता है और जिस तरीके के काम करते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान, और जिस तरीके से, अब जैसे शकील शमसी साहब ने भी कहा इस्तेसाल, तो वो देखिए, अंग्रेजी में लफ्ज एक्सप्लॉयटेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, यानी ये सिर्फ इस्तेसाल ही माने नहीं है एक्सप्लॉयटेशन के, लेकिन उनको दूसरा मुतबादिल कोई मिल नहीं रहा होगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब इस्तेमाल भी है, यानी सही इस्तेमाल, सही वक्त पर इस्तेमाल को भी एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजी में कहा जाता है कि भाई आपने अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, ये मतलब भी होता है उसका। तो लेकिन उन्होंने एक नेगेटिव मतलब भी लिया है कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों का इस्तेसाल करेंगी, तो वो इन मानी में है कि यहाँ एक तो ये कि हमारे यहाँ सियासी पार्टियां हैं ही बहुत और उस पर किसी किस्म की कदगन लगाई भी नहीं जा सकती। अब वो पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं लेकिन जिनके पास वाफिर मिकदार में वसाइल मौजूद नहीं हैं, तो वो अक्सर बड़ी पार्टियों का सहारा भी लेती हैं और अपने नजरियात को भुलाकर एक तरफ डालकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने पर आमादा भी हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं
इन 5 स्टेट में, खुसूसन यूपी में, जी जी उनको देखते हुए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी आपने ये मौजूद छेड़ा नहीं है। ये नहीं फरमान साहब अभी जी जी बात की थी। जी जी अभी अभी मैं बात करूंगा, तो फरमान साहब से बात करूंगा। फरमान साहब, क्या क्या लग रहा है आपको, ये जो माहौल है इस वक्त कि खतरा तीसरी लहर का है और उसमें ये चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, किस तरीके का चुनाव होगा? क्योंकि शक व शुबहात भी कहीं ना कहीं लोगों को है, कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत की ही तरफ से इस तरह कर दिया गया। ये आम लोगों, चूंकि हम पब्लिक में जा करके देखते हैं तो वो ये सोचते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल में इस चुनाव का क्या रंग होगा? देखिए, वैसे तो ये चुनाव जैसे जैसे अभी रहमान साहब ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अपनी परफॉर्म किया, डेट अनाउंस कर दिया। लेकिन ये जो आइडियल सिचुएशन, जैसे अभी शकील भाई ने जो आइडियल सिचुएशन हम लोगों के सामने रखी, या मीम अफजल साहब ने, वो आइडियल सिचुएशन को, ये इलेक्शन जिस तरह से और जिस माहौल में उत्तर प्रदेश में या पंजाब में जो अभी 2-3 दिन के अंदर जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, तो क्या ये आइडियल सिचुएशन जो हम लोग देख रहे हैं, ये आइडियल सिचुएशन इन खतरों को, इन खतरात को मुकाबला करने के लिए काफी है? मैं नहीं समझता कि काफी है। और जिस तरह की एटमॉस्फेयर है, उसमें कम्युनल एटमॉस्फेयर, हर तरह का जितनी भी गंदगियां हो सकती हैं वो सब इस वक्त पॉलिटिक्स में शामिल है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्शन बहुत ही नहीं, जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, बड़ी खतरनाक हालात में इलेक्शन हम लोग फेस करने जा रहे हैं। इस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन के बीच में जो नई नई सिचुएशन उभर के आएंगी वो अपनी जगह है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इलेक्शन में इन्होंने जो एक सबसे पहला काम किया कि इलेक्शन रैली 15 जनवरी तक के लिए सबकी बैन कर दी। तो अब इलेक्शन, ये जो कोरोना या उसकी जो लहर है, तीसरी लहर, इसकी दस्तक सुनाई दे रही है, तो इसलिए भाई उसको आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पहले ये जो पिछले 1 महीने से ये जो दौड़ दौड़ के ड्रामा हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे नॉर्दर्न यूपी, नॉर्दर्न इंडिया में, उस ड्रामे का जो असर होगा, ये उसी का असर है कि हम लोग तीसरी लहर में इतनी तेजी से, जो कल तक, परसों तक 10,000 केसेस थे, वो आज 1.5 लाख केसेस पहुंच गए। ये उसी इलेक्शन का जो मीटिंग्स थी, जिनको सरकारी मीटिंग जिनको रोका नहीं गया, मतलब आप कहना है कि पहले रोकना चाहिए था, जब ये पता चल रहा था कि तीसरी लहर था, ये तो उसी वक्त रोक देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रोका गया। पहले तो उनको फैलाने का पूरा वो दिया गया और मौका दिया गया, और उसके बाद अब वही इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप न जाइए। इससे तो नुकसान, जो शकील साहब ने अभी कहा कि इससे तो नुकसान सबसे ज्यादा छोटी पार्टियों को होगा, इसलिए कि बड़ी पार्टी ने तो अपना एक्सप्लॉइट कर लिया सिचुएशन को। अब रही बात डिजिटल उससे मोड से, तो डिजिटल मोड में भी उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो वहां भी पूरी तरह से हम मतलब वो रहेंगे, पूरी तरह से सबके ऊपर हावी रहेंगे। तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों को तो किसी हद तक फायदा मिलेगा, सब समाजवादी पार्टी को, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनका मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा उनको इस सिचुएशन में कुछ फायदा होने वाला है। बड़ी पार्टीज तो ऑलरेडी अपने आप पहुंच चुकी है अपने वोटर्स तक, और अब उनको खाली डिजिटल मोड से पहुंचना है, वो उनके लिए बहुत आसान है, इसलिए कि उनके पास सारे वसाइल मौजूद हैं। जी, मैं फिर शकील शमसी साहब से बात करूंगा कि कोरोना के साथ साथ कम्युनलिज्म भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो शायद इस इलेक्शन में फिर इस्तेमाल हो। इससे पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि हेट स्पीच का मामला बहुत आया था, यहाँ तक कि गोली मारो और क्या करो, इस किस्म की बातें भी आई थी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले हरिद्वार में संसद हो या और जिस तरीके से है वो चीजें बड़ी सुर्खियों में रही, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी हो या और दूसरे इस तरीके वो उसमें हवा भी देते रहे। तो क्या लग रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे, क्या वाकई कंट्रोल हो पाएगा, या फिर जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा
कि सबको समान जो है वो रखा जाए, ऐसा नहीं कि किसी को छूट दी जाए और किसी को गिरफ्त की जाए। क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहां तक कामयाब हो पाएगा? कि इलेक्शन कमीशन का जो हथियार है या इलेक्शन कमीशन की जो पकड़ धकड़ है, जो पहुंच है, वो सियासी पार्टियों तक महदूद है। जो इलेक्शन में नहीं लड़ने उन पर कैसे वो कदगन लगाएंगे, उन पर कैसे पाबंदी लगाएंगे, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है या नहीं, हुकूमत को इससे करना है। पहले दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था हाँ, तो केंद्रीय मालूम है। मैं कह मंत्री रहा हूं, बाकायदे थे। दिल्ली में जो हुआ था वो बीजेपी ने किया था। जी जी बीजेपी के मिनिस्टर तक इन्वॉल्व थे, गोली मारो सालों को, इस तरीके के जी नारे जी लगाए गए जी थे। जी, मैं अमित वही शाह कह ने रहा कहा था हूँ। झटका शाहीन बाग में लगे, इस तरीके की जी बातें हुई जी थी। जी 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 लेकिन अब जो हो रहा है वो जी, ये जो संघ परिवार की जैली पार्टियां हैं वो कर रही हैं। वो कर रहे हिंदू महासभा है, हिंदू युवा वाहिनी है, और इस जी तरीके जी की जो जी जी तंजीमें हैं ये कर रही हैं, और इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जितवाना ही है, इलेक्शन के पीछे। लेकिन मुझे लगता यह है कि मुल्क के अवाम बहुत समझदार हो गए हैं। जी जी। दिल्ली में जब इन लोगों ने इतना कम्युनलिज्म किया, उसका नतीजा क्या निकला? कितनी सीटें बिल्कुल मिली बीजेपी को, बिल्कुल बिल्कुल और कितने कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं हो सके वो। और बिल्कुल। आपकी भी ऐसा ही लग रहा है कि लोग जो हैं ये बात समझने लगे हैं कि बीजेपी की हिमायत कराने के लिए या बढ़ाने के लिए इस तरीके के लोग लगे हुए हैं, और वो कोई धर्म संसद कर रहे हैं या इस तरीके के धर्म संसद और चला रहे हैं वो। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि कुछ बिल्कुल कमियां हैं बिल्कुल जिनको छुपाने के लिए इस तरीके ये के सब इश्यूज किया उठाए जाएगा। जा जी रहे हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि कम्युनलिज्म को कोशिश तो की जाएगी बनाने की, लेकिन बनेगा नहीं ये इशू। क्या क्या मीम अफजल साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई जो एक मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है हिंदू बनाम हिंदुत्व या इस तरीके की जो चीजें, क्या ये चीजें चुनाव के दौरान रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। 6 महीने पहले इसकी इब्तिदा कर दी गई थी और इसको बार बार हम लोगों ने इसकी तरफ लोगों की ध्यान भी दिलाने की कोशिश की। और जाहिर है कि जो खास तौर पर उर्दू मीडिया है, या जो कहना चाहिए कि माइनॉरिटी से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने तो बहुत शुरू में ये बात कहना शुरू कर दी थी कि एजेंडा जो है वो अब डेवलपमेंट और ये तमाम चीजें जो इनकी कारकर्दगी इसके अंदर ये फेल हो चुके हैं, वो नहीं रहेगा, बल्कि वही हिंदू मुस्लिम होगा। और ये आप देखें कि बड़े बड़े चैनल्स ने भी इसका एक तरह से कहीं ना कहीं, वो लोग भी जो गोदी मीडिया जिनको हम कहते हैं, उन लोगों को भी कई बार ये एतराफ करना पड़ा है। बहुत सारी बहसों में मैंने देखा कि वो कन्विंस हो जाते हैं। जाहिर है कि वो उनकी खुशामद में तो लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये महसूस जरूर होता है। इसलिए कि देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी में मैं काफी गया हूँ और मैंने वहां पर काफी लोगों से बात की, और उसमें मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों से बहुत लोगों से मैंने बात की है। तो उनका ये कहना है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने डायरेक्ट बात की तो जाहिर है मुझे जानते हैं, तो वो थोड़ा सा उस लहजे में बात करेंगे या उस ख्याल से बात करेंगे जिससे हमें शायद बेहतर लगे और वो हकाइक को छुपाने। उन्होंने कहा नहीं, इनका असर बहुत है, लेकिन लोग अभी एक्सपोज हो गए। खासतौर पर जो राम मंदिर की जो प्रॉपर्टी की जो लूट हुई है, उसका मैं बहुत बड़ा असर मैं देख रहा हूँ कि आम हिंदुओं के ऊपर भी है, कि ये लोग जो सब काम कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम करके ही कर रहे हैं, और इससे कोई मुल्क को फायदा होने वाला नहीं है। इसमें कई लोग काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और गैर मुस्लिम है वो बड़ी जैसे भी आपने हमारे जो यशवंत सिन्हा जी हैं, पुराने लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने एक हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर भी उन्होंने एक यही बात कही थी कि हम जैसे लोग, मतलब कहने का ये है कि बहुत ज्यादा बीजेपी अब ये हिंदुत्व का नारा देके कामयाब होने वाले नहीं। मैं बात करूंगा रहमान साहब से। रहमान साहब, क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कितनी आईनी पावर है, और वो आईनी पावर का इस्तेमाल वो इलेक्शन कमीशन हेट स्पीच के मामले में या दूसरी जो बदनजमी फैलाई जाती, चूंकि ऐलान तो बड़े बड़े करते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इख्तियारात का जहां तक ताल्लुक है, पावर्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इतनी पावर्स हैं कि अगर उसको ये यकीन हो जाए कि कहीं किसी इलेक्शन में गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत चीजों का इस्तेमाल किया गया है, गलत इस्तेमाल किया गया है, तो वो पूरे इलेक्शन को काउंटरमैंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं यहाँ दो बातें कहूंगा।
एक बात तो वो जो शकील शमसी साहब ने कही और एक जो अफजल साहब कह रहे हैं, यहाँ दो बातें हुई हैं अभी। वो ये हुई हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो वोटर है, ये पिछले कम से कम 3-4 साल में जिस तरह के वाकयात पेश आए हैं मुल्क में, मैं ये कह भी रहा हूँ, बहुत दिन से लिख भी रहा हूँ कि ये जो कुछ इन्होंने माहौल बनाया है, इतना खतरनाक जहरीला माहौल बनाया है, इसकी मुखालफत खुद हिंदुओं की तरफ से होगी, मुसलमानों की तरफ से नहीं होगी, ना इतनी हद तक हो सकती है। ये खुद हिंदू तबका जो है मुल्क का, जो दानिश्वर तबका है, जो पढ़े लिखे या समझदार हिंदू हैं, और अब तो हालात इतने इस नहज तक पहुंच गए हैं कि एक आम हिंदू भी गाली दे रहा है और ये कह रहा है कि इन लोगों को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई इशू नहीं मिलता, लोगों के क्या मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और ये हाल ही में हरिद्वार में जो कुछ हुआ, छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ, ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो मैसेज गया है, दुनिया को जो मैसेज गया है, वो मुसलमानों के हक में है बहुत शिद्दत के साथ। यानी दुनिया को इस बात का पता चला कि मुसलमानों के साथ इस मुल्क में क्या किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, ऐसी बड़ी ताकतवर तंजीमें हैं। अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम वाला जो कमीशन है, जो अमेरिका की पार्लियामेंट के जरिए तश्कील दिया हुआ है, वो कितना पावरफुल है। अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा की कई ज़ेली तंजीमें हैं जो बहुत पावरफुल हैं, कई मगरबी ममालिक हैं जो इस चीज की बहुत शिद्दत से मुखालफत करते हैं। उन सबको जो मैसेज गया है वो ये गया है कि हिंदुस्तान में इस किस्म का, यानी सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खामोश क्यों है इन इश्यूज के ऊपर, ये सवाल किया जा रहा है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ना किसी हद तक जी आप देखिए, एक बात सुनिए, हमारे यहाँ कम से कम इस इलेक्शन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो वोटर है वो अपना माइंड मेकअप कर चुका है, वो जानता है कि उसको किसको वोट करना है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जाती तौर पर पर्सनली नहीं अप्रोच कर पाएंगी सियासी पार्टियां, डिजिटल एक्सेस होगी, तो वो 500 रुपए और शराब की बोतल जरा मुश्किल से पहुंचेगी उन वोटर्स को जो इन चीजों की बिना पर वोट देते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा होगा इस माहौल में जो इलेक्शन हो रहा है, ये काफी हद तक फेयर होगा इलेक्शन। ठीक, फरमान साहब, आपको क्या लगता है कि कैसा ये इलेक्शन कमीशन जो है क्या वाकई गिरफ्त कर पाएगा, और क्या, जैसा कि रहमान साहब ने कहा कि जो वोटर है वो बहुत समझदार है, वो तमाम चीजों पे नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको? बेसिकली तो मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन यानी पिछले 5-7 सालों में तो एक टूथलेस बॉडी है, टूथलेस बॉडी हो चुकी है। वो तो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस की तरह से वो कुछ कागजात हैं जिन पे दस्तखत किए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके हिसाब से वो कुछ कागजात नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, उसके बाद वो साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह से वो बैठे रहते हैं। देखिए, हर इलेक्शन में पिछले 3-4 इलेक्शन जो हुए हैं 2014 के बाद, आप देखिए कि नए नए तरीके से अवाम को बांटने के लिए नए नए तरीके इख्तियार किए गए, और उन सारे तरीकों को बीजेपी ने इस्तेमाल किया जिससे मुल्क में लोगों के बीच में नफरत और एक तरह की डिवाइड पैदा हो। और इसको रोकने में किसी भी इलेक्शन में अभी तक ये इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं ले पाया, कोई इफेक्टिव रोल इलेक्शन कमीशन नहीं प्ले कर पाया है अभी तक। पिछला इलेक्शन जैसे अभी रेफर किया गया कि साहब वो गोली मारो और इस तरह का वो अमित शाह का बयान और बाकी और सब लोग, इन सब के ऊपर क्या एक्शन हुआ? इलेक्शन कमीशन ने, वो आज भी वो आदमी बैठा हुआ है मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पॉलिसी मेकर है, और वो वहां बैठा हुआ जो ये कहता था इलेक्शन के बीच में कि गोली मारो सालों। उसी तरह से ये अभी अजय मिश्रा टेनी, ये वहां पे पत्रकार को, आप ही लोगों के भाई बंधुओं को डांट रहा था, मोबाइल छीने ले रहा था, उनको गाली दे रहा था है, और वो आज भी होम मिनिस्टर बना बैठा हुआ है, उसका लड़का जेल में, 4 लोग उसकी जीप से मार के मर गए, दबा करके मार दिया इन्होंने। क्या एक्शन हो रहा है? सब ये जितना सिस्टम है वो सिस्टम बिल्कुल एकदम क्रिपल करके रख दिया है इस पॉलिटिकल पार्टी ने। ऐसे में अब या तो इलेक्शन कमीशन, शेषन जैसा कोई आदमी इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन में जो लोग बिठाए जाते हैं ला करके, उनकी भी आप हिस्ट्री
और उनका पूरा बैकग्राउंड उठा करके चेक कीजिए, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री है, वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, पता नहीं कितने, ये एक सुशील कुमार कोई है, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री आप लोग देखिए, ढूंढिए, हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी ने क्या क्या किया। तो ऐसे लोगों को ला के बिठाया गया कि ताकि वो खुद हमारे दबाव में रहे, और जब ऐसे लोग वहां बिठाए जाएंगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टूथलेस बॉडी होगी जिसको कोई एक्शन नहीं लेना होगा। अब रही बात ये कि ये इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स इन लोगों ने रोकी हैं, इनके रोकने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इलेक्शन की कैंपेनिंग के ऊपर। हाँ, ये जरूर होगा कि शोर शराबा, हमको लाउड स्पीकर या हमको गाड़ियों का दौड़ना जो है वो वैसा नहीं होगा, बस ये जरूर है। लेकिन अदरवाइज अच्छा, और रहमान साहब की बात बिल्कुल सही है कि वोटर अपना माइंड मेकअप कर चुका है। बहुत ज्यादा टिल्टिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत 2-4-5-10% इधर उधर हो सकता है, 2-4-5% हो, लेकिन बहुत ज्यादा टिल्टिंग अब नहीं होगी। जो जहां है वो वहीं पे स्टैंड करेगा। ये बात दूसरी है कि वो साइलेंट है, तो ये लग रहा है कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। माइंड मेकअप हो चुका है लोगों का, लोग कर चुके हैं, जिसको जहां वोट देना है वो देगा, और उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं पैदा होगा, समझ में कोई ज्यादा बदलाव होगा नहीं। बस आखिरी रिमार्क मीम अफजल साहब से ले लेते हैं, क्या वाकई माइंड मेकअप हो गया है? अफजल भाई, कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि ये काफी दिनों से 6 महीने से इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें यूपी का इलेक्शन और ये इलेक्शन जो है काफी जेर बहस रहे हैं। उसको सामने रखते हुए आप ये बात कह सकते हैं कि लोग अपना माइंड यकीनन बना चुके हैं या बना रहे हैं। तो आज उन्हें किसी पब्लिसिटी के जरिए से किसी पार्टी तक पहुंचने की शायद इतनी जरूरत नहीं है। और मैं इसमें एक फायदा जरूर देखता हूँ। देखिए, कनाडा में इलेक्शन नहीं होता है, वहां भी इलेक्शन होता है, लेकिन वहां पर कोई पब्लिक रैली नहीं होती है। जो पार्टी के हेड्स होते हैं वो टेलीविजन चैनल पर आते हैं, 1-1 घंटे की बहस होती है, और उसमें एक आम जो वर्कर है वो उस तरह से, जिस तरह से हमारे यहाँ झंडा, बैनर, पोस्टर और पैसा और लोगों के वोट खरीदने का जो कारोबार है वो वहां बिल्कुल नहीं होता। आराम से इलेक्शन हो जाता है। कैंडिडेट्स जो है वहां पर, उसको ना लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है और ना उसको इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, पार्टी के नाम पर जीतता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये तो एक पहला मौका है कि जब आप उस तरह की चीजों से हट करके इलेक्शन का कर रहे हैं। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, ये बात मैं अभी भी कहने वाला था कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि रैलियों पर पाबंदी नहीं, लेकिन ये नहीं बताया है कि छोटी रैली पर भी पाबंदी होगी, क्या 100 आदमियों के ऊपर पाबंदी होगी। अब वो 100 आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के 500 जमा हो जाएंगे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर कांग्रेस के 100 आदमियों से 200-120 भी हो जाएंगे तो एक्शन हो जाएगा। और ये हम पिछली बार देखते हुए आए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन खराब हुई है पिछले 2-3 चुनाव के अंदर, उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि उसमें काम करने वाले, मेरी अपनी पर्सनल, मैं जाती तौर पर जो मुझे नॉलेज है वहां के बारे में, वो ये है कि अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग बाकायदा चहमगोइयां करने लगे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को तो इम्पार्शियल होकर के इलेक्शन कराना चाहिए और दबाव में किसी का काम नहीं करना चाहिए। कौन सी सरकार हमारा कुछ बिगाड़ लेगी? भाई ज्यादा से ज्यादा नौकरी ले लोगे, वो भी आप नहीं ले सकते किसी इलेक्शन कमिश्नर की। तो मैं समझता हूँ ये जो फ्यूचर का एक जो वो लगा रहता है कि शायद हमें कुछ मिल जाएगा, उससे ज्यादा इनको कुछ ज्यादा मिलने वाला भी नहीं होता है। लेकिन तो बस एक दबाव भी है जो काम करता है, और इस वक्त दबाव जो है आप देख रहे हैं हर महकमे पर है। इलेक्शन कमीशन क्या, उसके अलावा भी जितने महकमे और बड़े जो समझदार लोग हैं बाकायदा ब्यूरोक्रेसी से कह रहे हैं कि भाई आपको क्या हो गया, आप तो एग्जीक्यूटिव है, आपको तो मुल्क को चलाने का काम दिया जाता है। अगर लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, गलत दबाव डाल रहे हैं, तो आप क्यों दबाव में आते हैं? जवाब दे तो आप भी हैं। और अगर ये दबाव काम हुए, आपको बता दूं, ये वो आदमी है, शेर के ऊपर सवारी करने वाला मामला है। अगर आज ब्यूरोक्रेसी सवार होने देगी तो कल ब्यूरोक्रेसी का इससे भी बुरा हाल होने वाला है। गुलामों की तरह जिंदगी गुजारेंगे ये लोग। और बस आखिरी जो है, रहमान भाई आप क्या कहेंगे? मीम अफजल साहब जो बात कह रहे थे, बस आखिरी रिमार्क बस आप। नहीं, ये अफजल साहब खुद सियासतदान है, सियासत में है, पसे पर्दा क्या क्या होता है ये खुद भी जानते हैं।
और अब तक इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में जिस तरह के वाकयात पेश आए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फेस सेविंग के लिए नोटिस इशू कर दिया। भाई ये क्यों, हमारे यहाँ कहा जाता है पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट, पब्लिक को याद ही नहीं रहता कि कितनी बड़ी बेकायदगी हुई थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया था। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, और ये तकरीबन मैं अफजल साहब को मुखातिब करके कहूंगा कि देखिए, इन लोगों ने दूसरी मर्तबा हुकूमत में आने के बाद सबसे पहला काम ये किया था कि तमाम इदारों पर कब्जा किया था, ब्यूरोक्रेट्स अपने बिठाए थे, हर जगह आला जात का ब्राह्मण बैठा हुआ है जो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, और ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और बेशर्मी के साथ वो करता है। जो आईनी, आप ये देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कितने जबरदस्त सियासी दबाव में है, और कुछ बातें फरमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, ये हिंदुत्व वाला जो माहौल है कि हर हाल में हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का जो एक अफीम पिला दी है अवाम को, हिंदू अवाम को, तो बहुत से ऐसे समझदार लोग भी देखे गए हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है साहब, ये जो कुछ हो रहा है या फला चीज अगर गलत हुई है तो ठीक है, ये तो वो कीमत है जो हम हिंदू राष्ट्र के लिए अदा करेंगे या हमें अदा करनी है। बहरहाल वो एक बहुत तवील मौजू है। जी जी, लेकिन फिर हम बात करेंगे उस पे। जी, इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन की शफाफियत तो उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को वो कहाँ तक, और अपना मैंडेट जो उनका है आईनी मैंडेट, उसको वो कहाँ तक किस तरीके से अदा करते हैं। क्या वो उसकी सिर्फ एक अल्फाज में उसको, जिसको लिप सर्विस कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई वो लिप सर्विस देते हैं कि साहब बुरी हुई है, गलत हुई है। इलेक्शन कमीशन की शफाफियत और ईमानदारी उस वक्त सामने आती है कि अगर वो कहीं गलत प्रैक्टिसेस होते हुए देखें इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, तो वो इलेक्शन को रोकते हैं, काउंटरमैंड करते हैं, इलेक्शन को मनसूख करते हैं, उस इलेक्शन को कि यहाँ दोबारा इलेक्शन होगा। ऐसा हुआ भी है पहले, लेकिन ये कि ये हकीकत है कि उस सियासी दबाव के चलते हुए ब्यूरोक्रेट्स का काम करना है भी बहुत मुश्किल। चलिए तो मुश्किल है। हाँ, बहरहाल जी जी, जो आईनी ओहदे हैं, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है जी। आईनी ओहदे पर एक बात यह है कि किसी आईनी ओहदे पर बैठा हुआ आदमी जो है उसका जाती किरदार बहुत हद तक जिम्मेदार होता है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को किस हद तक समझकर और कितनी मुखालफत के बावजूद अदा करता है। तो ये बहुत पेचीदा मसला है। ठीक है रहमान साहब, तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करूंगा फरमान अहमद एडवोकेट साहब का, शुक्रिया अदा करूंगा रहमान साहब का, और शुक्रिया अदा करूंगा मीम अफजल साहब का कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और जो इलेक्शन अनाउंस हुआ है उस पर बात की। बहुत सारे शक व शुबहात हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हम फिर किसी नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।